इट विल टेक कंप्लीट 3 आवर्स, हमें 2 लेक्चर्स पूरे लगेंगे इसे करने में। तो मे बी पॉसिबल इस वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो 11 का पोर्शन है मेरा वो हो जाएगा इस वीक में, जो एक्चुअली हो तो पहले ही जाने चाहिए था, जब लास्ट वीक का ही टारगेट रखा गया था, बट बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिकल्स एंड कॉलेज लेक्चर्स तो थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, कोई नहीं। थर्मोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली हमें करना क्या है थर्मोकेमिस्ट्री में, तो मैं थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। Till now what we have done in thermodynamics, thermodynamics में हमने ये देखा, first law of thermodynamics, conservation of energy, energy cannot be created nor be destroyed, clear, ना एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, it can be converted from one form to another form। फिर हमने हीट का कैलकुलेशन, वर्क का कैलकुलेशन, इसमें मेनली देखा है प्रोसेस में, प्रोसेस मींस देयर इज नो केमिकल चेंजेस, नो केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्वड, क्लियर, उसमें मेनली हमने देखा। उसके बाद हम गए सेकंड एंड थर्ड लॉ पर। इन दैट we had seen basically the criteria for spontaneity, criteria for feasibility, कब चेंज खुद से होगा, कब चेंज खुद से नहीं होगा, किस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होगा, कंजर्व तो है एनर्जी बट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, क्लियर, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड द कैलकुलेशन फॉर एंट्रोपी। स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया में दो चीजें आती हैं, पहला एनर्जी क्राइटेरिया, सेकंड एंट्रोपी क्राइटेरिया, तो दोनों का कैलकुलेशन मैथमेटिकल रिलेशन हमने देखा। Now in thermochemistry, basically we need to see energy or enthalpy involved change during a chemical reaction. तो chemical reactions में कैसे energy involvement होता है, कैसे उसका calculation किया जाता है, कैसे उन्हें relate किया जाता है, वो सब कुछ हमें देखना है, clear? We use this term heat of reaction, enthalpy of reaction, मतलब किसी भी reaction में कितना heat का involvement है, clear? ये सारी चीजें हमें यहाँ पे calculate करनी है। Is that okay? So mainly deals with the chemical reactions. लिख लो, thermochemistry mainly deals with the energy involvement in a chemical reaction. Mainly deals with the energy involvement in a chemical reaction.
कॉपी करो, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। Who is this? जीत? जीत नाम से कौन एंटर हुआ है? यस सर। जीत, और तुम 12th अभी तुमने अभी एडमिशन लिया है क्या? यस सर। क्या नाम है पूरा? जीत शाह। ठीक है सर, मैंने भी हाँ एडमिशन लिया है नया। ठीक है। अभी ये जो चैप्टर चल रहा है ये बेसिकली मतलब ऑलमोस्ट एंडिंग पे है चैप्टर, तो मे बी पॉसिबल तुम्हें अभी कुछ समझ में ना आए, बट नेक्स्ट चैप्टर से फिर चीजें जब फ्रेश नहीं स्टार्ट सर, होगी मैंने तो थर्मोडायनामिक्स पूरा देख लिया है, पीछे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स। चलो अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने लिया है नहीं, मे बी पॉसिबल क्योंकि मैं लास्ट के 2 लेक्चर्स कर रहा हूँ। Okay, endothermic reactions in which heat energy is absorbed by the system by the reaction during the change. जब भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, एंडोथर्मिक. If heat energy is released, we call it exothermic. So Q is greater than 0, सिस्टम में हीट गया, अब्सॉर्ब हुआ, Q greater than 0. कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज को लिखा जाता है डेल्टा ई. एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज इज डेल्टा एच. So greater than 0, internal energy of product minus internal energy of reactant is greater than 0. यहाँ पे delta H होगा enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Any change for a chemical reaction is that quantity for product minus same quantity for the reactant. हमने बोला internal energy change, यहाँ पे internal energy change define होगा internal energy of the product minus internal energy of the reactant. या केमिकल रिएक्शन जब भी परफॉर्म होती है, दे परफॉर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर. जो भी सिस्टम का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन का होगा. यहाँ पर डेल्टा ई एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल नॉट बी 0. The internal energy change and the enthalpy change will be there due to new chemical bond formation takes place. Old chemical bond breaking of old chemical bond takes place. यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं, हमें पुराने बॉन्ड को ब्रेक करना है और कुछ नए बॉन्ड्स को फॉर्म करना है. तो यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं हो रहा है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में कि टेम्परेचर चेंज. यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि कुछ केमिकल इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, कुछ बढ़ेंगे, उसके कारण चेंजेस. इवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर दे आर नॉन जीरो, डेल्टा एच एंड डेल्टा आई. क्लियर? तो सिर्फ प्रोसेस के लिए वैलिड था फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी. केमिकल रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है. चलो एंडोथर्मिक हमने देखा, अब एक्सोथर्मिक पे आ जाते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना. एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज. तुम्हें पूरा लिखना होगा ना बाद में, पहले सुन लेना. हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द चेंज. तो अब हीट रिलीज हो रहा है, Q लेस देन 0 आ गया. क्लियर?
Q इक्वल टू डेल्टा ई एट कांस्टेंट टेम्परेचर लेस देन 0, मतलब जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन इंटरनल एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट्स। कांस्टेंट वॉल्यूम पर एंथैल्पी इज लेस देन 0, ये कुछ साइन आ जाएगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आता है हमें? कॉपी करो जल्दी से। हर्षिता, हितेन, ऋषिकेश, इज दैट ओके? क्लियर है इतना? Yes, sir. एक्चुअली अभी इस वीक के लिए कुछ क्लासेस ऑफलाइन मतलब सिर्फ ऑनलाइन रखी गई हैं, और उसका मेन रीजन ये है स्पेशली कुछ स्कूल्स को सर्कुलेशंस आया है कि 10-12 के क्लासेस अभी रखे जाएं फॉर 1 वीक, और 9th 11th के क्लासेस मतलब टिल 9th एंड 11th के क्लासेस पे उतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाए। और काफी कुछ चीजें हैं, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं सैनिटाइजेशन की, वो भी प्रोसेस में है। एट द सेम टाइम सारे टीचर्स का कोविड टेस्ट वगैरह भी, मतलब जस्ट क्योंकि प्रोसेस हमें फॉलो करना है ताकि कभी भी कुछ मतलब गवर्नमेंट के कुछ रूल वो भी आते हैं, मतलब चेकिंग भी होती है, इंस्पेक्शन भी होता है, तो हम सारे नॉर्म्स के साथ ही रहे। तो सारे टीचर्स का कोविड टेस्ट भी होगा, मतलब जो भी प्रोसेस है, जो अभी नई गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग होकर मे बी पॉसिबल विल रिज्यूम द ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक। मतलब हम मंडे से वापस ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करें, और इन बिटवीन दैट कुछ बेंचेस का सैनिटाइजेशन, जो परमानेंट सैनिटाइजेशन होता है फॉर 2-3 मंथ्स, डेली सैनिटाइजेशन तो होता ही है, बट उसके अलावा भी वो कुछ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी से परमानेंट सैनिटाइजेशन, ये मतलब जो भी प्रोसेस है वो पूरा फॉलो किया जा रहा है। ऐसा है जो नई गाइडलाइंस आई, जो पुरानी गाइडलाइंस थी उनको तो हम फॉलो कर ही रहे थे। ओके, ये सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस इस वीक के लिए बंद की गई हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म ऑफलाइन में चल सकें। कॉपी हो गया है सभी का? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये रिलेशन मैंने, मुझे ध्यान है कल शायद किसी क्वेश्चन में डाउट डिस्कशन में मैंने यूज किया था, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर अ केमिकल रिएक्शन। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा फॉर अ केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। Delta H equal to delta E plus delta PV, basic equation. PV for ideal gas can be written as nRT. Clear? क्या आप यहाँ पे टेम्परेचर जो रिएक्टेंट का है वही प्रोडक्ट का है,
क्या दोनों ही सेम वेसल में प्रेजेंट है? यदि दोनों ही सेम वेसल में प्रेजेंट है, वॉट एवर द टेम्परेचर ऑफ द वेसल विल बी द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सो पीवी को एनआरटी लिखा, आर और टी कांस्टेंट, डेल्टा के बाहर आ गया डेल्टा एन। डेल्टा एन जी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखा था। डेल्टा एन जी होता है सम ऑफ, हाँ बोलो कोई अनम्यूट करके, क्या होता है डेल्टा एन जी? सम ऑफ Stoichiometry coefficient of product minus stoichiometry coefficient. एक एक चीज मिस कर रहे हो, क्या मिस कर रहे हो? gases, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ gaseous product minus sum of coefficient of gaseous reactant। ये G इज मेनली फॉर गैसेस, जितने भी गैसेस प्रोडक्ट है उनका कोफिशिएंट का सम माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स। या और काफी यूज भी किया है, याद है केपी केसी रिलेशन में, केपी इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। For a chemical reaction, delta H and delta E non-zero at even at constant temperature, as changes are there due to breaking and formation of bonds। यहाँ पे कुछ पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, उसके कारण चेंजेस होंगे। रितेश, रोहित, रूही, प्रेम, इज दैट ओके? नोट समझ में आया है? Yes, sir.
कॉपी कर लिया था नोट सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Heat of reaction. देखो, heat of reaction is nothing but whenever any chemical reaction takes place, the amount of heat energy involved in the reaction, it is the amount of heat energy involved during a chemical change when represented by a balanced chemical equation. Let's say हमारे पास reaction है CH2
plus O2 giving CO2 plus SO2. When this reaction is represented by this balanced equation, the amount of energy involved either absorbed or released, या तो absorb होगा या release होगा. जब 1 मोल CH2 का 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 और SO2 बनाएगा, तो इसमें कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, that is heat of reaction. In general, maximum reaction occur open to atmosphere at constant pressure. Hence, heat of reaction is also called enthalpy of reaction. तो heat of reaction मतलब heat exchange. Heat exchange को enthalpy change भी कहा जाएगा यदि constant pressure है. तो open to atmosphere constant pressure पे हो रही है, इसलिए काफी बार heat of reaction को enthalpy of reaction भी कह दिया जाता है. Standard condition, given और room temperature जिसपे changes perform हो रहे हैं, जनरली इंडिया में हम 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. क्लियर? अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसटीपी एंड स्टैंडर्ड कंडीशन. एसटीपी पे टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेंपरेचर प्रेशर पर वो 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेंपरेचर होता है, या जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. सॉलिड का स्टैंडर्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म. कार्बन ग्रेफाइट में एग्जिस्ट करता है, डायमंड में करता है, फुल रिंग में करता है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? मोस्ट स्टेबल फॉर्म, दैट इज ग्रेफाइट. या ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, वो उसका स्टैंडर्ड स्टेट हो गया. लिक्विड के लिए प्योर लिक्विड हो जाएगा. तो स्टैंडर्ड कंडीशन हम कुछ इसलिए डिफाइन कर रहे हैं, वी हैव वन टर्म स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो स्टैंडर्ड वर्ड इसके आगे ऐड कर दिया, तो ये कंडीशंस होनी चाहिए और सॉलिड लिक्विड कुछ ऐसे होने चाहिए. गैस के लिए जो भी उसका स्टैंडर्ड मोस्ट स्टेबल फॉर्म, जैसे ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? O2 नॉट O3, वो भी लिख देता हूं. गैस मोस्ट स्टेबल फॉर्म. तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट फॉर ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे O2 नॉट ओजोन. ओजोन इज नॉट द स्टेबल. क्लियर है इतना? Is that okay? Yes, sir. स्टैंडर्ड हीट और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. स्टैंडर्ड जहां भी आता है हम नॉट लगा देते हैं, कल भी देखा था हमने. When heat or enthalpy of reaction measured under standard condition, जब सब स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, टेम्परेचर प्रेशर की, सॉलिड लिक्विड गैस की, so we call it standard enthalpy of formation, sorry standard enthalpy of reaction, not लग जाए.
चलो एक मिनट बोर्ड पे देखना, फिर कॉपी करना लास्ट में। हमने किया क्या है अब तक? सबसे पहले तो हमने ये देखा, हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, देन वी डिफाइन हीट ऑफ रिएक्शन, then standard heat of reaction or standard enthalpy of reaction. The next task is factors which can affect the enthalpy of reaction. इसके बाद फिर हम देखेंगे types of enthalpy of reaction. First factor, the state or phase of reactants and products. Same reactant है, same gas and gas. यहाँ पे product भी same है, मतलब दोनों reaction same है. The only difference is the physical state of product, H2O liquid, H2O gas. तो इनका enthalpy same हुआ है, different होगा. यदि हम इंथॉल्पी की बात करें तो इंथॉल्पी डिफाइन होता है डेल्टा एच, इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइन होता है इंथॉल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथॉल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या गैस और लिक्विड का एनर्जी कंटेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? किसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा? एनीवन? लिक्विड। व्हिच हैज मोर एनर्जी कंटेंट, गैस और लिक्विड? गैस। 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 गैस का एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा डेफिनेटली। तो अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है कि डेल्टा एच और डेल्टा एच टू में कौन ज्यादा होगा। बता सकते हो कौन ज्यादा होगा? डेल्टा एच। देखते हैं हम, है ना, डायरेक्टली डेल्टा एच टू ज्यादा होगा, डेल्टा एच वन ज्यादा होगा ऐसा कमेंट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये एनालाइज करना होगा द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखो कैसे हमें जज करना है। सबसे पहले जो भी कॉमन है, क्लियर, यहाँ पे रिएक्टेंट कॉमन है तो कॉमन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लो, मतलब एनर्जी लाइन। सो रिएक्टेंट्स आर कॉमन, कोई डाउट इसमें? यदि प्रोडक्ट कॉमन होता तो प्रोडक्ट की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट रिएक्शन पे। हमें ये एनालाइज करना है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्या लगता है H2 और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मतलब कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शंस दे आर जनरली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्या होती है रिएक्शंस? एंडोथर्मिक। एक्सो। कंबशन में एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होना, रिलीज होती है। रिलीज होती है। रिलीज होती है ना, हमें हीट फील होगी, तुम कुछ बर्न करोगे तो एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो रही है। सो दिस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम, एनर्जी सिस्टम से बाहर चलेगी तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम, रिएक्टेंट का ज्यादा। तो प्रोडक्ट का लाइन नीचे आएगा एनर्जी का या ऊपर आएगा? इफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, सिस्टम ने एनर्जी दे दिया बाहर, मैं वो 5th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा हूं तो मेरा एनर्जी लूज होगा, मैंने सराउंडिंग में एनर्जी दे दिया। तो प्रोडक्ट का मतलब फाइनल स्टेट का एनर्जी कम, तो एनर्जी कम तो प्रोडक्ट का लाइन आ गया नीचे। तो ये तो डेफिनेट है कि दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये मैं लिख देता हूं, पहला प्रोडक्ट Hp1, ठीक है। अब 1 और 2 में किसका एनर्जी ज्यादा है? अभी तुमने बताया था गैस का एनर्जी ज्यादा है। तो Hp1 और Hp2 में भी हम कंपेयर करेंगे तो Hp2 का एनर्जी Hp1 से ज्यादा। एंथैल्पी चेंज, यहां से यहां गए, ये हो गया डेल्टा H2, यहां से यहां गए, ये हो गया डेल्टा H1। क्या दोनों नेगेटिव हुए? H1 एंड H2 बोथ आर नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव डेल्टा H1, कम नेगेटिव डेल्टा H2। So if you compare magnitude, delta H1 is greater than delta H2। यदि मैग्नीट्यूड को कंपेयर करोगे और साइन के साथ, ये -3 या -5, तो डेफिनेटली -3 इज ग्रेटर देन -5। नेगेटिव है तो साइन के साथ जिसका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया इतना? यस सर। करना क्या है, कॉमन लाइन ड्रॉ करना है, एनर्जी लाइन, ये एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। फिर जो कॉमन नहीं है उससे ड्रॉ करना है और पहले ये देखना है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। यदि एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट नीचे, रिएक्टेंट ऊपर। एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का एनर्जी आता है, स्टार्टिंग में लिखा था फॉर एंडोथर्मिक Hp इज ग्रेटर देन Hr, फॉर एक्सोथर्मिक Hp इज लेस देन Hr। इसीलिए लिखा था कि हमें ये समझ में आए। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, कॉपी करो, समझो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो।
चलो अब एक एग्जांपल ऐसा तुम करके बताओ. You need to draw such kind of lines. So चेक करना है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक. Example 1, example 2. इसके लिए हिंट है, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड. जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम. तो ग्रेफाइट का एनर्जी कम, डायमंड का एनर्जी ज्यादा. समृद्धि क्या नहीं समझ में आया बताओ. समृद्धि Example 1. ठीक है. मैं एग्जांपल 2 सिमिलर टाइप का वो एक्सप्लेन करता हूँ. तो मैं डेल्टा H1 डेल्टा H2 का वैल्यू में कंपेयर करना है. यदि एक्सोथर्मिक है तो डेफिनेटली फिर साइन अलग हो जाएंगे, मोड अलग हो जाएगा. एंडोथर्मिक है तो दोनों सेम ही होंगे. एंडोथर्मिक मतलब वो पॉजिटिव है. चलो सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्या ये बैकवर्ड रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO2 ये एक कंबशन रिएक्शन है. तो यदि बैकवर्ड कंबशन है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक, दिस डायरेक्शन विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन. वैसे प्रैक्टिकली ये रिएक्शन होता नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये बना दिया है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. C+O2 CO2 दे सकते हैं, बट CO2 कभी C+O2 नहीं दे सकते. बट जस्ट टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, दिस थिंग कॉन्सेप्ट, उसको मैंने लिखा है हाइपोथेटिकल रिएक्शन.
बैकवर्ड एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड एंडोथर्मिक, मतलब दोनों का साइन सेम होगा। कॉमन क्या है अब यहाँ पर? रिएक्टेंट, जैसा पहले था, रिएक्टेंट कॉमन आ गया। क्लियर? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को कॉमन लाइन लिया। फर्स्ट लाइन का प्रोडक्ट तुम्हें जहां अच्छा लग रहा है ड्रॉ कर दो। क्लियर? अब सेकंड लाइन पे आ जाते हैं। डायमंड, डायमंड लेस स्टेबल, मोर एनर्जेटिक, तो डायमंड वाला लाइन ऊपर आ जाएगा। Hp2, this is delta H1, this one delta H2। तो कॉमन रिएक्टेंट को पहले ड्रॉ कर दिया, जो भी कॉमन है, उसके बाद फिर फर्स्ट प्रोडक्ट को ड्रॉ किया। एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा, एक्सोथर्मिक होता तो प्रोडक्ट का नीचे आता। तो डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H1, और मोड में भी वही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव। समझ में आया समृद्धि? Yes, sir. दर्शना, क्लियर? Yes, sir. चलें हम आगे सेकंड फैक्टर पर। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर का फैक्टर कैसे हम काउंट कर रहे हैं। इफ वी आर परफॉर्मिंग एनी केमिकल रिएक्शन एट लेट्स से रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ये पूरा का पूरा रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म किया। नाउ द होल रिएक्शन, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हमने 25 की जगह रख दिया 55 डिग्री सेल्सियस। जिस वेसल में अभी रिएक्शन हो रहा है उसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है। तो क्वेश्चन आता है क्या 25 पर 55 पे जो रिएक्शंस होंगे उसका डेल्टा एच सेम होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। तो फिर बढ़ेगा या कम होगा? दैट डिपेंड्स, में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। समझना, हमारे पास जो फॉर्मूला है पहले देख लेना फिर कॉपी करना। डेल्टा एच का जो फॉर्मूला है वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है। सो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बोथ Hp एंड Hr इंक्रीजेस। ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। हमें ये नहीं पता कि इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट होगा इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। मान लो पहले ये 10 था ये 5 था, क्लियर? 10 माइनस 5 आ रहा था, अब ये बढ़ के हो गया 12 और ये बढ़ के हो गया 8। तो यदि इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया तो डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 कम हो जाएगा। और बाई चांस इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया, ये हो जाता 13 और ये हो जाता लेट्स से 7, फिर 6 आता। सो डिपेंड्स ऑन केस कि प्रोडक्ट में एंथैल्पी बढ़ रहा है या रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज्यादा बढ़ रहा है। दोनों में से जिसका भी ज्यादा बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने पर। तो इसमें हमारे पास जो रिलेशन है मैथमेटिकल, डेल्टा एच एट टेम्परेचर T2 डेल्टा एच एट टेम्परेचर T1 डेल्टा Cp dt इंटीग्रेशन। यदि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। Dt का इंटीग्रेशन T2 माइनस T1 इसे डिवाइड कर दिया।
इसे कहा जाता है किरचॉफ्स इक्वेशन। ये पॉजिटिव तो ये बढ़ेगा, ये नेगेटिव तो ये कम हो जाएगा। और डेल्टा सीपी की जगह सीवी लिखोगे तो इंथैल्पी की जगह इंटरनल एनर्जी चेंज। बोथ आर किरचॉफ्स इक्वेशन। क्लियर है इतना? दर्शना का क्वेश्चन था सर वो एरो अपवर्ड और डाउनवर्ड क्यों था उन एग्जांपल्स में। जनरली हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, तो मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे एरो बनाया था। पहले डाउनवर्ड था, प्रोडक्ट नीचे था, अभी प्रोडक्ट ऊपर है तो ऊपर बना दिया। क्लियर है दर्शना? उस एग्जांपल में एरो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनाया। Yes, sir. अच्छा लास्ट टाइम मतलब कल क्या होमवर्क दिया था? सेकंड एंड थर्ड लॉ का एक्सरसाइज सेक्शन सी। सेक्शन सी मतलब दिया था, ए भी पहले ही हो गया था राइट? सर डिस्कस नहीं हुआ है शायद ये। हाँ मतलब होमवर्क दे दिया था पहले, हाँ सर। तो डिस्कस कर लें पहले अभी। एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर लें फिर हम। हमारा थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ भी डिस्कशन पेंडिंग है क्या? यस सर। कल सेक्शन सी दिया था, चलो पहले तो कल का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। सेक्शन सी डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी पार्ट 1 you can type doubts in chat box. Section C part 1. साक्षी Yes, sir. मुझे पिक्चर सेंड करो ना इसका। एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी का, पार्ट 2 का तो तुमने कर दिया था शायद कल। पार्ट 1 सेक्शन सी।
सिर्फ एक डाउट आया है समझ का, C3। नेक्स्ट पेज साक्षी, क्योंकि C3 तो इसमें है ही नहीं, C3 डाउट था उसका। You can type doubts of part 2 also. दर्शना पार्ट 2 का C3 डाउट है ना? पार्ट 1। ठीक हाँ, है, पार्ट 2 के सिर्फ 4 ही सॉल्व करने बचे हैं। Okay, part 1 C3, with the following information determine standard Gibbs free energy of formation for N2O4। हाँ, ये अभी नहीं होगा, ये आज मुझे भी ये जो मैंने बोर्ड पे हेडिंग लिखा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसके बाद ही समझ में आएगा। तो C3 अभी के लिए तुम छोड़ दो, सर C3 नहीं C2 होगा। लो। C any other doubt part 1? C2। C2, a gaseous reactant A forms two different products in a parallel reaction B and C. As follow, discuss the relative stability of B and C on the basis of Gibbs free energy change. चलो हमें करना क्या है C2 में, पार्ट 1 C2, तुम्हें डेल्टा G कैलकुलेट करना है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये बताओ डेल्टा G नेगेटिव होता है तो रिएक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आता है, एक का डेल्टा G आता है -5, दूसरे का आता है -10। कौन सा ज्यादा पहले होगा, कौन सा ज्यादा फिजिबल होगा, -10 वाला ज्यादा जल्दी होगा। स्टेबल होगा? -10 वाला ज्यादा जल्दी होगा। जितना ज्यादा डेल्टा G नेगेटिव उतना ज्यादा प्रोडक्ट फेवरेबल होगा बनना, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी प्रोडक्ट की। इज दैट ओके साक्षी? यस सर। चलो इसके बाद डाउट था C6 पार्ट 2। ये लिया कल आपने? सर मैंने C7 भी भेजे। ले लेता हूँ, फिर से ले लेता हूँ। C6 पार्ट 2, for a chemical reaction the pressure of B is found to be 1/4 of pressure of A, so Kp होगा partial pressure of product upon partial pressure of reactant, ये आ रहा है 1/4 डेल्टा G नॉट माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम। ये कल क्लास में लिखाया था, K इक्विलिब्रियम का वैल्यू रख दो 1/4, आंसर मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर दर्शना? Yes, sir. C7 अगेन डिपेंड्स ऑन फॉर्मेशन, जब मैं ये डिफाइन कर दूंगा तब वो तुम्हें समझ में आएगा फॉर्मेशन वाला। C7 उसी पे बेस्ड है ना। व्हाट इज द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, तो फॉर्मेशन डिफाइन करने के बाद पता लगेगा। चलो इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस हो गया था या पेंडिंग था कुछ? एक्सरसाइज 1 का सेकंड और थर्ड लॉ पेंडिंग है सर। पेंडिंग है वो भी, तो वो भी कर लेते हैं। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी पार्ट ए पार्ट 1, डाउट सेक्शन ए सेक्शन बी पार्ट 1।
B5. B5 part 1, order of increasing of entropy among given condition of the substance. हमें B5 में कुछ सब्सटेंस रखे उनका ऑर्डर बताना है हमें एंट्रोपी का. सबसे पहले थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं. थर्ड और फोर्थ गैसेस है. गैसेस का एंट्रोपी डेफिनेटली काफी ज्यादा होगा लिक्विड सॉलिड से. 1 मोल H2, 1 मोल C2H6. H2 एक होमोजेनियस मॉलिक्यूल है, C2H6 हेटेरोजेनियस मॉलिक्यूल है, एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स. तो डेफिनेटली C2H6 का तुम देख सकते हो ज्यादा वेज ऑफ अरेंजमेंट होंगे, ज्यादा रैंडमनेस. C2H6 has more entropy than H2. सिंपल साइड मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल, ज्यादा रैंडमनेस. तो फोर्थ का थर्ड से ज्यादा. फिर फर्स्ट लिक्विड है, सबसे कम सॉलिड. सॉलिड का सबसे कम, फिर लिक्विड. ये दोनों गैसेस हैं, इनका सबसे ज्यादा. उसमें कंपैरिजन आएगा होमोजेनियस हेटेरोजेनियस. क्लियर है समर? यस सर. एनी अदर डाउट? मतलब सर वो वैल्यू से कुछ नहीं करना था ना, बस वो गैस और उससे कंपेयर करना है. हाँ. इतना ही था. पार्ट 2 पे चले फिर हम सेक्शन ए एंड बी. सेक्शन ए बी पार्ट 2. डाउट्स? Any doubt in section A and B part 2? Part